अगर हम एक कल्पना करें कि हजारों सालों से शांत और पूरी तरह अछूता खड़ा एक विशाल पहाड़ अचानक से करोड़ों रुपए की एक नई अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाए। सतह से देखने पर तो मतलब ये किसी बहुत बड़ी विकास की या सफलता की कहानी लगती है। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर उस पहाड़ का मुख्य निर्यात वहां का कीमती कबाड़ हो और उसका मुख्य आयात सिर्फ शहरों से आया हुआ प्लास्टिक का कचरा हो? तो अचानक वो सफलता की कहानी एक बहुत ही भयानक और खामोश त्रासदी में बदल जाती है। सही बात है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम नरेंद्र कठहत जी द्वारा लिखे गए एक बेहद मार्मिक और वैचारिक लेख कचरे का बोझ, हिमालय के जागने की पुकार के भीतर उतर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ कूड़े कचरे की समस्या का कोई सीधा साधा विवरण देना नहीं है। हाँ, हम उस मनोवैज्ञानिक दर्पण को खंगालने वाले हैं जो ये लेख हमारे सामने रखता है। ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो प्रकृति के व्यवसायीकरण और हमारी अपनी आदतों के बीच के टकराव को गहराई से समझना चाहते हैं। इस लेख की सबसे बड़ी ताकत ये है ना कि ये समस्या को सिर्फ कुछ आंकड़ों या पर्यावरण के किसी लेक्चर की तरह पेश नहीं करता। ये हमें सीधे उस दृश्य के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है जहां से विकास की जो असली सच्चाई है वो दिखाई देती है। और उस दृश्य की शुरुआत होती है बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे से। जब हम किसी भी ऐसे विशाल हाईवे से गुजरते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे वो कंक्रीट की सड़क अपनी ही धुन में मगन है। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन चुभने वाली बात कही है कि वो हाईवे सिर्फ अपनी नाक और कमर देखता है। ये नाक और कमर का जो रूपक है वो दरअसल आधुनिक विकास के अहंकार का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। अगर हम बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से सोचें, हाँ, तो नाक का मतलब है आगे बढ़ने की वो अंधी दिशा, और कमर है उसकी चौड़ाई। हाँ, मतलब उस हाईवे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोनों तरफ क्या है। एकदम सही। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा आत्मकेंद्रित हो गया है कि वो उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ही नकार रहा है जिस पर वो खुद खड़ा है। बाप रे। विकास की इस तेज रफ्तार में ना उस हाईवे को अगल बगल के दरकते हुए पहाड़ या सदियों पुरानी जो टूटती पगडंडियां हैं वो दिखाई ही नहीं देती। और इसी आत्मकेंद्रित रवैये के साथ पर्यटक भी आते हैं। मतलब हाईवे है तो गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां हैं तो लोग आएंगे। सही बात है। वे पहाड़ों पर आते हैं, घाम तापते हैं, मतलब धूप सेकते हैं, मजे करते हैं और फिर अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन पीछे जो छूट जाता है वो है कचरे का एक अंधहीन ढेर। मुझे यहाँ ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि एक आम इंसान जो अपने घर में एक कागज का टुकड़ा भी फर्श पर नहीं फेंकता, वो पहाड़ों पर जाकर इतना लापरवाह कैसे हो जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही स्पष्ट उपभोक्तावादी मनोविज्ञान काम करता है। पर्यटक पहाड़ों को एक जीवित सांस लेती हुई इकाई नहीं मानते। अच्छा। उनके अवचेतन मन में वो एक कंजम्पशन साइट बन चुका है। मतलब सिर्फ उपभोग की जगह। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उनके उपभोग के लिए, उनके मनोरंजन के लिए बनी है। जब आप किसी जगह को सिर्फ एक रिजॉर्ट या प्रोडक्ट की तरह देखते हैं तो आप उससे कोई भावनात्मक या नैतिक जुड़ाव महसूस नहीं करते। ये तो है। लोगों को लगता है कि उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, इसलिए वहां गंदगी फैलाना उनका अधिकार है और उसे साफ करना किसी सिस्टम का काम है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी बहुत खूबसूरत होटल के कमरे को इली तरह तहस नहस कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि सफाई करने के लिए कोई और आएगा, रूम सर्विस आ जाएगी। लेकिन यहाँ ये कमरा कोई कंक्रीट की इमारत नहीं है, बल्कि एक जीता जागता पहाड़ है और सफाई करने वाला कोई नहीं है। और विडंबना देखिए, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम मौजूद ही नहीं है। ये सारा कचरा, ये सारा उपभोग जब पहाड़ के ढलानों से नीचे गिरता है तो वो 3 धारा के पास से सीधे गंगा में समाता है। जब लेखक ऊपर से उस पसरे हुए कचरे को देखता है तो वो एक सवाल उठाता है कि नीचे बहने वाली वो धारा गंगा है या पहाड़ की अश्रु धारा है, यानी आंसुओं की नदी। ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये मुझे एक बहुत गहरे नैतिक संकट की तरह लगता है। बिल्कुल, ये एक सांस्कृतिक पाखंड की तरफ इशारा है। हम जिस नदी को सबसे पवित्र मानते हैं, उसे मोक्षदायिनी कहते हैं, उसे ही हमने अपने अंधाधुंध विकास का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। सही कहा। अश्रुधारा कहना उस गहरी पीड़ा का मानवीकरण है जो प्रकृति चुपचाप सह रही है। तो अब इस खामोशी से कहानी एक बहुत ही अजीब लेकिन विचारोत्तेजक दिशा में मुड़ती है। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। जब इंसान इस कचरे की परवाह नहीं करता और हाईवे पूरी तरह अंधा है,
तो प्रकृति खुद आपस में संवाद करने लगती है। एक पूरी अस्वाभाविक श्रृंखला शुरू होती है, जहां गंगा अपनी परेशानी अपनी सहायक नदी नयार को बताती है। फिर नयार बड़े गधेरों को, मतलब पहाड़ी नालों को आदेश देता है, और बड़े गधेरे छोटे गधेरों को। और अंत में वे सब मिलकर कचरे के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तो उठ जा, कहीं और जा। ये सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ये इस पूरे आख्यान का सबसे रहस्यमय हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति का अपना कोई दफ्तरी पदानुक्रम या चेन ऑफ कमांड तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। नदियां और गधेरे आपस में फाइलों की तरह कचरा पास नहीं करते। मुझे यहाँ एक शंका हो रही थी। बताइए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लेखक हमें दिखा रहा है कि हमने अपनी प्रशासनिक नाकामी को प्रकृति पर थोप दिया है? बहुत सही पॉइंट पकड़ा है आपने। मतलब हमने अपने लाल पीताशाही वाले सिस्टम को, उस रेड टेप को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर लिया है कि हम कल्पना भी इसी तरह की करने लगे हैं। इस नजरिए से देखने पर यह रूपक और भी स्पष्ट हो जाता है। इंसान खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए वो अवचेतन में ये मान बैठता है कि प्रकृति के पास भी कोई ना कोई सरकारी दफ्तर जैसी व्यवस्था होगी जो इस समस्या को सुलझा लेगी। हाँ, कि कोई ना कोई तो फाइल आगे बढ़ा ही देगा। एक लाचार क्लर्क के रूप में देखना ज्यादा आसान समझते हैं। ये तो बेतुकेपन की चरम सीमा है। जब एक छोटा गधेरा गुस्से में कचरे से कहता है कि तू उठ जा, ये हमारी नाक का सवाल है, ऊपर से आदेश है, तो मतलब कचरा भला खुद कैसे उठेगा? हाँ, कचरे के पास पैर थोड़ी हैं। और एक प्राकृतिक जलधारा को अपनी ईगो या नाक की चिंता क्यों होने लगी? क्योंकि वो गधेरा उस काल्पनिक नौकरशाही का सबसे निचला और सबसे कमजोर हिस्सा बन गया है, जिस पर ऊपर से भारी दबाव है। अच्छा। उसे असल में समस्या सुलझाने से कोई मतलब नहीं है। उसकी प्राथमिक चिंता ये है कि उसे अपने से ऊपर वाले को, यानी नैयार या गंगा को क्या जवाब देना है। बिल्कुल हमारे प्रशासनिक ढांचे की तरह। एकदम। जमीनी स्तर पर काम करने वाले को समाधान से ज्यादा अपनी रिपोर्ट फाइल करने की फिक्र होती है। और फिर कचरे का जवाब आता है, जो इस पूरी व्यर्थ की कवायद का सबसे बड़ा सच सामने लाता है। कचरा बड़ी बेबसी से कहता है, मैं उठने के काबिल होता तो खुद उठता। ये एक बहुत ही भौतिकवादी वास्तविकता है। इंसान द्वारा बनाया गया ये कृत्रिम कचरा, ये प्लास्टिक, कोई प्राकृतिक तत्व नहीं है जो समय के साथ अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा या खुद चलकर कहीं चला जाएगा। इस जड़ता को समझना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक तंत्र जैविक कचरे को तो रिसाइकिल कर सकता है, लेकिन इस औद्योगिक कचरे के लिए उसके पास कोई एंजाइम, कोई तरीका नहीं है। सही बात है। वो प्लास्टिक वहीं का वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि उसे भौतिक रूप से हटाया ना जाए। तो जब ये साबित हो जाता है कि कचरे में खुद उठने की जान नहीं है और प्रकृति का ये थोपा हुआ नौकरशाही वाला सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है, तो एक ऐसा वैक्यूम पैदा होता है जिसे भरने के लिए एक नई ताकत आती है। बिल्कुल। और वो ताकत मैदानी इलाकों से आती है। हाँ, कचरा किसी तरह सड़क और ट्रक के जरिए पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ अपना दुखड़ा भेजता है, और वहां से इस कहानी में एक नए अर्थतंत्र की एंट्री होती है, बिजनौर का कबाड़ी। ये एक बहुत ही क्रूर सामाजिक आर्थिक बदलाव है। मैदानों से एक व्यापारी का पहाड़ पर आना सिर्फ एक व्यक्ति का व्यवसाय नहीं है, ये दरअसल डिजास्टर कैपिटलिज्म का एक सूक्ष्म रूप है। मतलब जहाँ संकट है वहाँ मुनाफा है। बिल्कुल, त्रासदी का व्यवसायीकरण। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। वो जो व्यापारी है, वो पहाड़ के किसी शहर के बीचों बीच टीन टप्पर डालकर अपना एक छत्र कारोबार जमा लेता है, और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, वो अपने लोगों को भी बुला लेता है। हाँ, वो ठेठ बंगाल तक से अपने लोगों को सस्ते श्रम को वहाँ बुला लेता है। वे कचरा उठाने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन असल में वो उस कबाड़ के बहाने पहाड़ का लो लक्कड़ सोना चांदी समेट रहे हैं। काम कबाड़ का, लेकिन व्यापार लाखों का। ये पूरी प्रक्रिया ना मुझे एक परजीवी यानी पैरासाइट की तरह लगती है। मान लीजिए हमने अपने घर की सफाई के लिए किसी को बुलाया, और वो सफाई के साथ साथ कीमती चीजें भी ले गया। एकदम सही। वो कूड़े के साथ साथ घर के बेशकीमती पुश्तैनी गहने और सामान भी समेट कर ले गया। ये मदद नहीं बल्कि मजबूरी का फायदा उठाना है। ये पैरासाइट वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिज्म को बहुत सटीकता से समझाता है। परजीवी का काम होता है शरीर से जुड़कर ये भ्रम पैदा करना कि वो शायद कोई मदद कर रहा है। हाँ, लेकिन हकीकत में वो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को खींच रहा होता है। बिल्कुल। वे सफाई के नाम पर आए हैं, जो कि एक बहुत ही नेक काम लगता है देखने में, लेकिन जो पहाड़ का लो लक्कड़ और सोना चांदी जा रहा है, वो सिर्फ भौतिक धातुएं नहीं है। नहीं, वो पहाड़ की ढांचागत मजबूती हैं,
वहाँ के स्थानीय संसाधन हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था में स्थानीय समाज पूरी तरह हाशिए पर है। ये तो है। जिस समस्या के समाधान के लिए उस बाहरी व्यवस्था को वहाँ पनपने का मौका मिला, वो मूल समस्या तो जस की तस बनी रहती है। कचरा पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उस कचरे के इर्द गिर्द लाखों का एक समानांतर व्यापार जरूर खड़ा हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे चलते रहने के लिए ये जरूरी है कि पहाड़ पर कचरा आता रहे। अगर कचरा आना बंद हो गया तो उनका वो लाखों का व्यापार ठप हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि पहाड़ असल में पूरी तरह साफ हो। ये एक अंतहीन लूप है। हम त्रासदी का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, संकट को खत्म नहीं कर रहे हैं, संकट को मैनेज कर रहे हैं ताकि मुनाफा निर्बाध रूप से चलता रहे। और इस पूरी प्रक्रिया में पहाड़ अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। ये एक खौफनाक सच्चाई है। हम सोचते हैं कि चलो कोई तो कचरा उठा रहा है, लेकिन हकीकत में पहाड़ की रगों को काटा जा रहा है। और इस पूरे खोखलेपन का सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? वही प्रकृति, जो शुरुआत से इस कचरे का और अब इस व्यापार का बोझ सह रही है। हाँ, लाखों का व्यापार चलने के बावजूद, बाहरी लोगों के आ जाने के बावजूद, क्या पहाड़ और नदी को इस कचरे से मुक्ति मिली? बिल्कुल नहीं। गंगा को एक दिन फिर से वो घुटन, वो भारीपन महसूस होता है। वो बेचैन होकर फिर नयार से पूछती है, वो कुछ उठा क्या? इतने सारे संसाधनों, इतने सारे लोगों के लग जाने के बाद भी अगर नदी को भारीपन महसूस हो रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि इंसानी समाधान पूरी तरह विफल हो चुके हैं। और फिर नयार गधीरों से होता हुआ संदेश वापस लाता है। 2 दिन बाद कूड़े कबाड़ के साथ तैरता हुआ एक संदेश गंगा तक पहुंचता है। गंगा माता, तू जब तक बह सकती है बहती जा। ये बहुत गहरा है। ये वाक्य मुझे अंदर तक डरा देता है। क्या ये प्रकृति का आत्मसमर्पण है? क्या उसने हार मान ली है? अब इसे आत्मसमर्पण कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक भौतिक वास्तविकता का क्रूर स्वीकार है। वो कैसे? जब कचरे और कंक्रीट का दबाव प्रकृति की सहन शक्ति की अंतिम सीमा को पार कर जाता है, तो जलधाराएं यह समझ जाती हैं कि अब इसे किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं सुलझाया जा सकता। अच्छा। तू जब तक बह सकती है बहती जा। ये दरअसल एक टाइमर है। ये बता रहा है कि एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बाप रे। और ये उल्टी गिनती किस तरफ जा रही है, ये तब पता चलता है जब गंगा निराश होकर पूछती है कि उस कचरे का आखिर क्या होगा। नायर का अंतिम जवाब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आघात है। वो कहता है उसे उठना ही होगा, वो उठेगा, अब देखना यह है ये कब उठेगा। ये बहुत डरावना संकेत है। यहाँ आकर सच में दिमाग सुन्न हो जाता है। ये वो उठेगा का अर्थ क्या है? क्या ये कोई उम्मीद की किरण है? अगर हम इसे भूविज्ञान और भौतिकी के नजरिए से देखें, तो ये किसी उम्मीद का नहीं, बल्कि एक अपरिहार्य तबाही का संकेत है। तबाही? हाँ, जब पहाड़ के कमजोर ढलानों पर कचरे, मलबे और भारी कंक्रीट का अप्राकृतिक बोझ लगातार बढ़ता जाता है, तो उसमें एक भयानक पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जमा होने लगती है। जैसे किसी विशाल स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाव देकर दबा दिया गया हो। बिल्कुल ऐसा ही। और एक दिन गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है। वो उठेगा का मतलब ये नहीं है कि कोई उसे साफ कर देगा या वो अपने आप हवा में उड़ जाएगा। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि वो कचरे और मलबे का पूरा पहाड़ एक दिन भूस्खलन, फ्लैश फ्लड या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में फटेगा। वो दबी हुई स्प्रिंग अपनी पूरी हिंसक ताकत के साथ वापस उछलेगी। और जब वो उठेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि किसने कचरा फेंका था, किसने व्यापार किया था या कौन सिर्फ छुट्टियां मनाने आया था। बिल्कुल नहीं, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। वो जो हाईवे अपनी नाक और कमर के अहंकार में चूर था, जिसे आसपास कुछ नहीं दिखता था, वो हाईवे भी उस दिन उसी कचरे और मलबे के सैलाब में तिनके की तरह बह जाएगा। ये प्रकृति का कोई सोचना समझा बदला नहीं है। हाँ, ये कोई बदले की भावना नहीं है। ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण का एक निर्मम वैज्ञानिक सिद्धांत है। आपने एक अप्राकृतिक बोझ डाला है, प्रकृति उसे एक हिंसक तरीके से वापस संतुलन में लाएगी। सच कहूँ तो इस पूरी चर्चा ने उस तथाकथित सफेद बर्फ और देवदार के पेड़ों वाली खूबसूरत तस्वीर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। हाँ, हकीकत यही है। ये सिर्फ कचरे के प्रबंधन की विफलता की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक शीशा है जिसमें हमारी उपभोक्तावादी मानसिकता और विकास की पूरी अवधारणा का कुरूप चेहरा साफ नजर आता है। हमने पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी उसी नौकरशाही और उसी मुनाफाखोर बाजारीकरण के हवाले कर दी है जिसने मूल रूप से समस्या को जन्म दिया था। सही कहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम उसी औजार से मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उस मशीन को बुरी तरह तोड़ दिया है।
जब तक हम इस मूल विरोधाभास को नहीं समझेंगे तब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। तो इस वैचारिक यात्रा को खत्म करते हुए एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल दिमाग में कौंध रहा है। बताइए। हम हमेशा हर पर्यावरण विमर्श में ये बहस करते हैं कि पहाड़ों पर सस्टेनेबल टूरिज्म या टिकाऊ विकास कैसे लाया जाए। हम नीतियां बनाते हैं कि कचरे का बेहतर प्रबंधन कैसे हो, प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल किया जाए, जो कि अक्सर जमीनी हकीकत से दूर कागजी बातें ही साबित होती हैं। बिल्कुल, लेकिन शायद हम अब तक गलत सवाल ही पूछ रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये ख्याल आता है कि क्या हिमालय में विकास या मास टूरिज्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कुछ जगहें पृथ्वी पर ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां इंसान सिर्फ एक क्षणिक आगंतुक के तौर पर जाए, एक उपभोक्ता के तौर पर नहीं? हमेशा हम यही सोचते हैं कि इंसान प्रकृति को कैसे बचाएगा, लेकिन आज के इस विश्लेषण के बाद सवाल ये है कि जिस दिन उस कचरे और प्रकृति के बोझ ने खुद उठने का फैसला कर लिया, तो क्या हमारे बनाए हुए हाईवे, हमारे कंक्रीट के शहर और हमारा अहंकार उस उठते हुए सैलाब के सामने टिक पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। शायद वे नाजुक पहाड़ बने ही नहीं हैं हमारी इस सुविधा भोगी और भारी भरकम अर्थव्यवस्था का भार सहने के लिए। क्या ये संभव है कि पहाड़ों को और खुद हमें बचाने का एकमात्र वास्तविक तरीका ये हो कि हम उनका इस्तेमाल करना ही पूरी तरह बंद कर दें? ये एक ऐसा विचार है जो भीतर तक एक गहरी बेचैनी छोड़ जाता है और जिस पर बहुत गहराई से मनन करने की जरूरत है।